एक नई बीमारी और है, बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है, वैसे एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। ये है रवि कुमार, एक लड़का जो बचपन से होनहार था, पढ़ाई में भी बहुत आगे था। जब वो बड़ा होते गया, आम इंसानों जैसा वो भी बहुत सारे सपने देखने लगा। उसे अच्छी गाड़ियों में घूमने का शौक था, अच्छे कपड़े पहनने का और एक अच्छा सा घर में रहने का शौक था। इसी वजह से वो अपना पढ़ाई और भी अच्छे से करता और अपने सपने की तरफ हर एक कदम आगे बढ़ाता। लेकिन अभी उसका उम्र 26 साल है और उसका हालत इतना बुरा है कि वो एक अच्छा घर तो क्या, एक अच्छा खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाता। रवि भी आम इंसानों जैसा बेरोजगारी का चपेट में आ गया। सिर्फ रवि ही नहीं, ये रहे उनके पिताजी, एक 60 साल के पिता जो अपनी आधी जिंदगी बस अपने बच्चों और अपने परिवार के पढ़ाई और पेट भरने में गुजर गया। इनकी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार को संभालने में चला जाता था। इतनी महंगाई में ये ना ही अपने लिए कोई अच्छा कपड़ा ले पाए और ना ही अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाए। सरकार तो टैक्स पे टैक्स इनको लूटते रहे और अभी इनका हालत ऐसा हो गया है कि ना ही रवि कुछ आमदनी कर पाता और ना ही उनके पिता का उम्र उनसे आमदनी करवा पाते। ये है एक आम मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। ये सिर्फ एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली नहीं, बल्कि ये पूरा इंडिया का सिचुएशन है। हर 10 में से 7 भारतीयों को कभी ना कभी ये जरूर लगा है कि उन्हें इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो जाना चाहिए, या कभी ना कभी उन्होंने ऐसा सपना देखा है कि उन्हें बाहर सेटल होना है। ऐसा हो भी क्यों ना, बचपन से सबको यही उम्मीद दिया जा रहा है कि इंडिया में तो कुछ नहीं है, बाहर जाओ, एक अच्छा लिविंग लो, एक अच्छा लाइफस्टाइल जियो और सुख शांति से रहो। लिंक्डइन का एक रिपोर्ट देखिए, 75% ऑफ इंडियंस को ये लगता है कि उन्हें इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो जाना चाहिए। उन्हें ये लगता है कि इंडिया में वो फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिलती है, इसी वजह से इन 75% में से मिनिमम 30% पूरी जी जान लगा के बाहर सेटल हो ही जाते हैं। आखिरकार इतने रिच इंडियंस क्यों इंडिया को छोड़ के बाहर सेटल हो रहा है? आज का टॉपिक है व्हाई इंडियंस आर रिजेक्टिंग देयर इंडियन सिटीजनशिप। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 4 बड़े रीजंस जिसकी वजह से इंडियंस इंडिया छोड़ के बाहर मूव कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। वो पहला एग्जाम्पल याद है दोस्तों? जी हाँ, वही एग्जाम्पल जहाँ पे रवि इतना मेहनत करने के बाद भी उसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एक ऐसा प्रॉब्लम है इंडिया में जो इंडियंस अक्सर ही फेस करते हैं। The job market in India, the last few years have been challenging. There's been a global layoff wave. लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आज की जो युवा मांग है नौकरी, ये सब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिलहाल बहुत बढ़ा हुआ है। अगर पिछले कुछ सालों की माने तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी वापस बहुत ऊपर बढ़ जाता है। इसी अनइवन फ्लक्चुएशन की वजह से इंडिया का यूथ को बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं रिपोर्ट्स को देखूं, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021-22 में 4.1% में था। वही उसके अगले साल ये घट के 3.2% में आ गया और ये स्टेबल रहा अगले साल तक, जो कि 2023-24 में इसका रेट 3.2% ही था। लेकिन धीरे धीरे इसका रेट बढ़ने लगा। 2024 का जून आते आते इसका रेट बढ़ के 9.2% हो गया। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अर्बन यानी शहर के अनएम्प्लॉयमेंट और एक रूरल यानी कि गांव के अनएम्प्लॉयमेंट। शहर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू अ रूरल एरिया। शहर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% है, यही गांव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% है। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं, वेज डिस्पैरिटी भी देखा गया है। अब क्या होता है वेज डिस्पैरिटी? एक उदाहरण देता हूं। एक ही काम करने के लिए 2 इंसान को चुना गया। एक इंसान की तनख्वाह 200 और दूसरे की तनख्वाह 250। ये जो तनख्वाह में भेदभाव दिख रहा है, यही है वेज डिस्पैरिटी। सेम काम करने के लिए एक को ज्यादा पैसे और एक को कम पैसे दिया जा रहा है।
अर्बन सिटीज में तो इसको देखा ही गया है, लेकिन रूरल एरियाज में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तनख्वाह में भेदभाव कई कारणों के लिए देखा गया है। जाति, धर्म और काम कौन कर रहा है, लड़का या लड़की, इसके बेसिस में भी तनख्वाह तय किया जाता है। रिपोर्ट्स का माने तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक महिला को 30 से 50% कम तनख्वाह मिलता है अगर तुलना करें एक आदमी से। सेम काम करने के लिए एक महिला को इतना कम तनख्वाह मिल रहा है और एक इंसान को इतना ज़्यादा। इसी चीज़ को कहते हैं जेंडर वेज गैप। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2021-22 में 28% वेज गैप था, यानी कि एक महिला 28% कम कमाती थी एक आदमी के मुकाबले। 2022-23 में वही परसेंटेज 7% से और बढ़ गया। एक और रिपोर्ट का माने तो 2023-24 में विमेंस एग्रीकल्चर लेबरर्स को 68 रुपीस कम कमाना पड़ता था एक आदमी के मुकाबले प्रतिदिन। इसी अनइवन तनख्वाह की वजह से एक आदमी और एक औरत के बीच काफ़ी भेदभाव देखा गया है। चलो फॉर एन इंस्टेंट समझ लेते हैं, आप इंडिया में रहते हो, आप एक आदमी हो, आपका एक अच्छा सा फैमिली है और आप एक अच्छा खासा सैलरी अर्न करते हो, बट विल इट मेक यू रिच? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट इज लूटिंग यू। सरकार इंडिया में टैक्स पे टैक्स लगाते ही जा रहा है और टैक्स रेट को बढ़ाते ही जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है और इन्फ्लेशन रेट्स इतना हाई हो गया है कि 2019 में बस 70 रुपीज लगता था $1 लेने के लिए, और अभी वही आंकड़ा 85 रुपीज पहुंच गया है। इंडियन करेंसी का वैल्यू दिन ब दिन घटते ही जा रहा है। यहाँ महंगाई बढ़ता और करेंसी वैल्यू घटता। चलो अब इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। आई बेट आप टैक्स गिनते गिनते थक जाओगे। इंडियन का टैक्स स्ट्रक्चर मेनली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट 3 हिस्सों में। पहला डायरेक्ट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरे की बात बाद में करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला आता है इनकम टैक्स, वो टैक्स जो एक इंडिविजुअल के इनकम पे लगेगा। अगर एक इंडिविजुअल 3 लाख से ऊपर कमाता है तो उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है कॉर्पोरेट टैक्स, अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट करे तो उसका कुछ हिस्सा सरकार को जाएगा। एज नेम कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है पुरानी कंपनियों के लिए 22%, नए कंपनियों के लिए 15% और फॉरेन कंपनियों के लिए 30%। डायरेक्ट टैक्स में ये 2 ही टैक्सेस आता है। अभी बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सबसे पहला इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है जो अलग अलग टैक्स रेट इंप्लाई करता है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि 5% बेसिक नेसेसिटी चीजों पे, 12% स्टैंडर्ड गुड्स पे, 18% कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे और 28% लग्जरी आइटम्स पे। जीएसटी आने के बाद टैक्स सिस्टम को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। टैक्स का कैलकुलेशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भर जाता है। जीएसटी के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी मोस्टली पेट्रोल्स, टबैको और अल्कोहलिक बेवरेजेस में लगता है। पेट्रोल में इसका रेट 21% है, मतलब अगर आप 100 रुपए का तेल खरीदते हो तो आपको 20-21 रुपया टैक्स में ही देना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी ही नहीं, यहाँ पे सेस, सरचार्जेस और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे बहुत सारा टैक्सेस लिया जा रहा है। क्या इतना टैक्स का कमी था कि अभी तीसरे कैटेगरी हिडन टैक्सेस भी लिया जा रहा है। क्या होता है हिडन टैक्सेस? टोल टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी सेस और वाटर सेस। अभी अच्छे रोड इस्तेमाल करने के लिए भी हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है। टोल टैक्स, रोड में अलग गाड़ियों के लिए अलग टैक्स और अलग रोड इस्तेमाल करने का अलग तरीका का टैक्स। अच्छी बिजली के लिए भी इलेक्ट्रिक सेस और अच्छा पानी के लिए भी वाटर सेस। इतना सारा टैक्स एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हार्ड बना देता है कि वो इंडिया में सस्टेन कर पाए और एक अच्छा लिविंग जी पाए। इतना सारा टैक्स देने के बावजूद भी इंडियंस को क्या मिल रहा है? एक ढंग का एजुकेशन सिस्टम भी नहीं। इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन जो कि है IIT दिल्ली, वो ग्लोबली 171 पोजीशन में स्टैंड होता है। बताओ, इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी ग्लोबली इतना नीचे रैंक होता है, तो बाकियों का तो मैं रैंक ही मेंशन नहीं करूं। अगर मैं गांव का एजुकेशन का बात करूं तो गांव में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। एक प्रॉपर क्लासरूम, एक अच्छा बिजली का सप्लाई, एक साफ पीने का पानी और बेसिक साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं होता। वहां पे टीचर्स का भी बहुत शॉर्टेज होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में 1 लाख से भी ज्यादा स्कूलों में बस 1 या कुछ ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो इफेक्टिव लर्निंग तो छोड़िए बेसिक लर्निंग भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और इसी के चलते एजुकेशन का क्वालिटी बहुत गिर चुका है। अगर रिपोर्ट्स का मानूं तो 73% क्लास 8 के बच्चे क्लास 2 का भी किताब अच्छा से नहीं पढ़ पाता और बस 44% ही उन बच्चों में से बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। एजुकेशन का कुछ ऐसा ही हाल अर्बन एरियाज में भी देखा गया है। अर्बन एरिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई बहुत कम।
कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। IIT, IIM, एम्स, बस यही कुछ इंस्टीट्यूट है जो टॉप मोस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। 100 में से 48% स्टूडेंट्स को ही एम्प्लॉयबल माना गया है क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही कम है। और यही अगर क्वालिटी एजुकेशन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेने जाओ तो इतना ज्यादा फीस हो गया है कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली उसको अफोर्ड तो क्या, उसको सोच भी नहीं सकता। इन्हीं सब चीजों के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है। इंडियंस का लाइफस्टाइल इसी कुछ कारणों की वजह से धीरे धीरे खराब होते जा रहा है और ऊपर से इन सब में चेरी ऑन टॉप बनता है इंडिया का क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक और सबसे बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिया में है एयर पोल्यूशन। इंडिया में एयर का क्वालिटी बहुत ही खराब है। सबसे पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया का राजधानी दिल्ली। दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है 203 दिल्ली का खराब एयर क्वालिटी को दर्शाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक इंसान कभी लाइफ टाइम में सिगरेट नहीं पिया है बट इफ ही लिव्स इन दिल्ली तो वो बिना सिगरेट खाए भी उसका लंग्स इतना खराब हो जाएगा कि मानो उसने 1500 सिगरेट पिया हो। हवा के साथ साथ इंडिया में पानी का भी क्वालिटी बहुत खराब है। सिर्फ 18% ही गांव के लोगों को एक अच्छा सोर्स ऑफ वाटर मिलता है। अर्बन एरियाज में अच्छा पानी का अवेलेबिलिटी रूरल एरिया से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 70% इंडिया का पानी कंटामिनेटेड है। कंटामिनेशंस मोस्टली मेजर पोल्यूटेंट्स, नाइट्रेट्स, फ्लोराइड, आर्सेनिक और हैवी मेटल से आता है। इसी कंटामिनेंट्स के प्रेजेंस के कारण लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। पानी का क्वालिटी खराब ही नहीं बल्कि पानी का सप्लाई इरेगुलर भी है। बहुत सारे हाउस होल्ड्स में ऐसा देखा गया है कि पानी कभी आज आता है तो कल नहीं। ऐसा देखा गया है कि 8% इंडियन हाउस होल्ड में एक हफ्ता में बस एक ही बार पानी आता है। हाउस होल्ड में प्रतिदिन पानी सिर्फ 3 घंटों के लिए आता है। इंडियंस के क्वालिटी ऑफ लाइफ बस हवा और पानी पे ही डिपेंड नहीं करता बल्कि उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। इंडिया का सेफ्टी और सिक्योरिटी काफ़ी कम है अगर मैं बाहर के डेवलप देशों से कंपेयर करूं। इंडिया का क्राइम रेट्स में पिछले कुछ सालों से बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिला है। अगर मैं एक ओवरऑल क्राइम रेट का डेटा बताऊं तो हर 1 लाख इंसानों में से 450 इंसिडेंट क्राइम का हुआ है। ये क्राइम के मेजर इंसिडेंट्स मोस्टली चोरी, हाथापाई केसेस और किडनैपिंग्स में देखा गया है। हम लोग का देश में उत्तर प्रदेश क्राइम में सबसे टॉप है। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट 7.4 पर कैपिटा है। वही अरुणाचल जो कि सेकंड में स्टैंड करता है वहाँ पे 5.8 पर कैपिटा। अगर बात करें हमारी राजधानी दिल्ली की, वहाँ का भी क्राइम रेट कुछ बहुत अच्छा नहीं है। दिल्ली का क्राइम रेट 5 पर कैपिटा है। इन्हीं कुछ रीजनों के कारण इंडियंस बाहर के देशों में सेटल होना प्रेफर कर रहे हैं। एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी सी जॉब और एक सेफ और सिक्योर लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा। बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट से ताकि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी खत्म हो और ब्रेन ड्रेन बहुत ही कम हो। बट आई थिंक द एग्जीक्यूशन इज वेयर इट्स लैकिंग। आज के लिए बस इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे अपडेटेड।